हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हम इस टेस्ट की क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप इसकी जो जितना भी टेस्ट हुआ है टेस्ट सीरीज यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रीवियस टेस्ट वो सब आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। हाँ, आपको एनसीईआरटी की वीडियोज, टॉपर्स कॉपीज वीडियोज और प्रीवियस ईयर वीडियोज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस युग्म पर विचार कीजिए करना है। क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर में। विंडो क्लीनर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है वो मिलता है। दूसरा नंबर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या होता है? अमोनिया, अमोनिया तो इसलिए ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? साबुन के पानी में मिलता है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है, ये भी सही नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो ये क्या है? सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दुधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या है? केवल और केवल एक ही युग्म सही है जो कि 4 है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? केवल एक युग्म, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा इस प्रकार इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या की बात करें तो ये रहा इसकी व्याख्या, ठीक है। आप इसकी व्याख्या यहाँ से देख सकते हैं। क्या है? क्षारक का नाम उधर देख लीजिए किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, ठीक है, साबुन के पानी में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुधिया मैग्नीशियम में। तो इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन क्या है? ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंढक और सर्प, मेंढक और सर्प जैसे जंतु की वक्ष गुहा में मनुष्यों के भांति फेफड़े होते हैं, तो एकदम सही है। मेंढक और सर्प में क्या होता है? जंतु की जो वक्ष होती है गुहा, वो क्या होता है? मनुष्यों की भांति होता है, ठीक है। दूसरा कथन है श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं और जंतु के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती, ये भी सही है। जो श्वास प्रणाल है जो क्या है? कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतु के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार इसका जो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। देख सकते हैं हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, अतः कथन 1 सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतु के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती, इसलिए कथन 2 भी सही है। बाकी इसकी जो व्याख्या है जैसे केंचुआ वगैरह ये सब क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ से। और इसकी जो पीडीएफ होगा यहाँ पे जिस फॉर्म में है, जैसे क्वेश्चन के बाद व्याख्या, क्वेश्चन के बाद व्याख्या, ऐसी आपको पीडीएफ इसमें मिलेगा, ना कि पूरा टेस्ट सीरीज एक बार फिर उसके बाद व्याख्या, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है 2 बार मेरे को पीडीएफ बनाना पड़ता है, इसलिए इसमें क्या होगा, इस जिस प्रकार इसमें पीडीएफ बना हुआ है उसी प्रकार आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं 53 नंबर, ये रहा। जीवाणुभोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणुभोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, एकदम सही है, ठीक है। जो जीवाणुभोक्षी होते हैं उनको क्या है? पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए क्लोनिंग संवाहक के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। इसमें जीवाणु के कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम की उच्च प्राकृतिक की संख्या होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसमें दोनों सही हो गया, यानी कि सही हो गया हम लोग का सी नंबर, 1 और 2 दोनों। इसकी अगर व्याख्या देखने चाहें 53, तो ये देख सकते हैं क्लोनिंग संवाहक के उदाहरण प्लाज्मिड, कॉस्मिड, जीवाणुभक्षी और खमीर कृत्रिम गुणसूत्र है, अतः कथन 1 सही है। तो आगे और थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं। क्लोनिंग संवाहक बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश
देते हैं जहां इसे बड़ी मात्रा में स्वायत्त रूप से दोहराया जाता है। तो ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड और जीवाणु भोजियों में प्रति कोशिका उनकी उच्च संख्या के कारण जीवाणु कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम की उच्च प्राकृतिक संख्या होती है, अतः कथन 2 सही है। कथन 2 भी सही है। कथन 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। हम देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीटभक्षी पादप कीटों और छोटे जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। तो कीटभक्षी पादप जो होता है कीटों और छोटे जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का, छोटे क्या होता है, कीटभक्षी पादप क्या होता है, कीटों और छोटे जीवों से जो प्राप्त करते हैं कार्बनिक पदार्थ, उससे अपनी जो पोषक तत्व की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, सही है। 2 नंबर। शैवाल लाइकेन का प्रमुख सहजीवी है। नहीं, लाइकेन का शैवाल लाइकेन का प्रमुख सहजीवी है। तो लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक दोनों की सामूहिक रूप से होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। सहजीवी क्या होता है, शैवाल का सहजीवी कवक होता है, और ये दोनों का जो सामूहिक रूप को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। इसलिए कथन 2 गलत हो गया है। तो इसे हम प्रीवियस टेस्ट नंबर 5 में भी शायद ये देख चुके थे, कवक शैवाल और लाइकेन के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार कथन 2 गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का ए, केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा कीटभक्षी पादप, ठीक है। ये मजबूत पौधे होते हैं जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सरल जाल द्वारा कीटों को पकड़ते हैं और पचा जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो पौधे क्या होता है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, मजबूत पौधा होता है, और पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़कर उसको पचा लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं, और इस प्रकार वो करते हैं उसकी पोषक तत्वों की कमी को पूरा। आगे देखिए, ये कीटों और छोटे जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, अतः कथन 1 सही है। लाइकेन से रिलेटेड देख सकते हैं, लाइकेन का एक जटिल जीवन रूप होता है जो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध के रूप में होता है। तो लाइकेन क्या होता है, जटिल जीवन के रूप में होता है, और ये क्या है, कवक और शैवाल, ये दोनों मिलकर क्या होता है, लाइकेन की एक संबंध को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। या फिर यहाँ और थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइकेन का प्रमुख सहजीवी कवक होता है जो लाइकेन को थैलस का आकार देने से लेकर इसके फलने फूलने तक सहायक होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्टी 54 तक देख चुके हैं, अब हम 55 देखेंगे, और ये रहा हम लोग का 55। सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति की सबसे अधिक ग्रह होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है, इसलिए ये सही है। कुइपर बेल्ट में आने वाले धूमकेतु को दीर्घ अवधि के धूमकेतु कहा जाता है। नहीं, दीर्घ अवधि नहीं, ये क्या होना चाहिए, लघु अवधि। जो कुइपर बेल्ट में जो आने वाले धूमकेतु होते हैं वो क्या होता है, सीमित समय, यानी कि क्या होता है, दीर्घ नहीं होकर यहाँ पे कम अवधि, यानी कि लघु अवधि होना चाहिए, लघु अवधि के धूमकेतु होता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शनि के मध्य विद्यमान है। नहीं, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल होना चाहिए। क्षुद्र ग्रह जो होता है बृहस्पति और मंगल के बीच होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। केवल कथन 1 सही हो गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, केवल और केवल 1। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 55। तो ये देख सकते हैं व्याख्या। सौरमंडल, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, और इस बृहस्पति के पास सबसे अधिक 67 उपग्रह है। तो ये हो गया। आगे हम देख सकते हैं, ये कुइपर बेल्ट में आने वाले धूमकेतु की लघु अवधि के धूमकेतु कहा जाता है, जबकि ऊट क्लाउड में स्थित धूमकेतु को दीर्घ अवधि के धूमकेतु कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, जो कुइपर बेल्ट में आता है उसको धूमकेतु को हम क्या कहते हैं, लघु अवधि के धूमकेतु कहते हैं, और ऊट क्लाउड में जो स्थित धूमकेतु है उसको दीर्घ अवधि के धूमकेतु कहते हैं, इसलिए कथन 2 हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये क्या होता है, मंगल और बृहस्पति के मध्य होते हैं या मध्य प्रक्रिया करते हैं, इसलिए कथन 3 भी गलत हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं 56। वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये
ये एक न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन कोट से बने होते हैं। एकदम सही है। वायरस जो होता है एक न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कोट से बने होते हैं, तो सही है। ये स्वयं से प्रकृति नहीं बनाते, ये स्वयं से क्या है, प्रकृति नहीं बनाते। जो वायरस होते हैं किसी परजीवी मतलब किसी दूसरे जीव पे जब ये करता है तब जाके वो क्या करता है, प्रकृति बनाता है, गुणन करता है किसी दूसरे जीव पे प्रवेश करने के बाद, इसलिए ये भी सही हो गया। चर्म रोग और विसर्पिका, चर्म रोग और विसर्पिका दोनों वायरस से होने वाले संक्रमण है। तो चर्म रोग और विसर्पिका दोनों जो है वो क्या है, वायरस से होने वाले संक्रमण है, इसलिए ये भी सही। तीनों का तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देख सकते हैं हम 56 का, ये रहा। विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है, भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। देख सकते हैं कहाँ करते हैं, केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ये एक प्रोटीन कोट से घिरे एक न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, अतः कथन एक सही है। आगे देख सकते हैं विषाणु सिर्फ और अधिक विषाणु बनाने के लिए उत्तरदायित्व है। वायरस एक छोटा अंश परपोषी कोशिका में प्रवेश करने से पहले उससे जुड़ता है। विषाणु तब अपनी आनुवंशिक प्रतिलिपि बनाने के लिए परपोषी कोशिका का उपयोग करता है। एक बार प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद विषाणु या तो नवोदित होकर या कोशिका से बाहर निकलकर परपोषी कोशिका को छोड़ देते हैं, अतः कथन 2 सही है। कथन 2 भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मनुष्यों में चेचक, जुकाम, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, चर्म रोग, विसर्पिका, पोलियो, रेबीज, इबोला, हंता, फीवर और एड्स जैसे रोग विषाणु द्वारा होते हैं, अतः कथन 3 भी सही है। तो ये क्या हो गया, तीनों के तीनों कथन इसकी सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। तो 50 नंबर हम देखते हैं, 57 नंबर देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान में रेशम का उत्पादन में क्या है, दूसरा स्थान में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, चीन में होता है, दूसरे स्थान में भारत में, तो ये सही है। मलबेरी रेशम का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है, नहीं ये गलत है, ठीक है। ये क्या कहाँ पे होता है, दक्षिणी राज्य में होता है, कर्नाटक वगैरह में, तो ये गलत हो गया। सिल्क समग्र देश में रेशम उद्योग के विकास की दिशा में एक एकीकृत योजना है। सिल्क समग्र देश में रेशम उद्योग के विकास की एक दिशा में एक क्या है, एकीकृत योजना है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो गया। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 3। इसकी व्याख्या देख सकते हैं हम 57 की। तो ये रहा इसकी व्याख्या। भारत में रेशम उत्पादन, भारत चीन के बाद दुनिया में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तथा कथन 1 सही है। तो जो भी हम ऑप्शन में आया है वही देख रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मलबेरी रेशम मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में उत्पादित किया जाता है, तो इसलिए क्या है, कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं, ठीक है। सिल्क समग्र केंद्रीय रेशम बोर्ड की पहल देश में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास की दिशा में एक एकीकृत योजना है, जिसमें राज्यों को बीजों की आपूर्ति करने के लिए मूल रेशम कीट बीज फर्म का रखरखाव, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, IT पहल, बाजार विकास, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन, निर्यात, ब्रांड प्रचार और उन्नयन शामिल है, अतः कथन 3 भी सही है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कथन 3 भी का क्या हो गया, सही हो गया। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोयले का प्रकार और राज्य। एंथ्रेसाइट छत्तीसगढ़ नहीं, एंथ्रेसाइट कहाँ पे मिलता है, ये है जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में मिलता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में मिलता है। बिटुमेंस जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है, एंथ्रेक्स जम्मू कश्मीर में मिलता है, और बिटुमेंस जो है भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये क्या है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या है, मिलता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लिग्नाइट्स आसाम में मिलता है, ये सही है, लिग्नाइट्स जो है आसाम में मिलता है, तो इसमें क्या है, एक युग्म सही है, और क्या है 3, तो केवल एक युग्म, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं 58 का, ये रहा 58 का व्याख्या, ठीक है। कोयला,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोयला काला या भूरा रंग का होता है। इसकी संरचना भार से 50% से अधिक है। कार्बन युक्त सामग्री की मात्रा में 70% से अधिक होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। हम मेन जो है वो देखते हैं। एंथ्रेक्स या उच्चतम कैलोरी यानी कि अधिक ज्वलनशील, अधिक ताप देने वाला, अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। उच्चतम कैलोरी के साथ कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80 से 95% कार्बन सामग्री होता है। यह एक नीली ज्वाला के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। यह जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है कम मात्रा में, इसलिए कथन एक जो है सही सुमेलित नहीं है। बिटुमिन, इसमें 60 से 80% कार्बन सामग्री के साथ नमी की मात्रा कम होती है। इसमें क्या है, नमी की मात्रा भी होती है। जो उच्च कैलोरी वाला कोयला होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिटुमिन कोयले का भंडार है। अतः युग्म 2 भी सुमेलित नहीं है, ठीक है। और अधिकतर क्या होता है, बिटुमिन ही भारत में मिलता है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन सामग्री होता है, ठीक है। और इसमें नमी की उपस्थिति होता है। और ये कहाँ मिलता है, देख सकते हैं राजस्थान या लखीमपुर यानी कि असम में है। लखीमपुर, असम और तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के भंडार है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया केवल 1 युग्म, ठीक है, केवल 3 मिला है। बाकी आप देख लीजिएगा इसकी व्याख्या वगैरह। हम नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। ये रहा हम लोग का 59 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औषध और कार्य। पीड़ा खारी मतलब हम लोग जानते हैं जो दर्द को कम करने वाले, दर्द को कम अथवा समाप्त करना, इसको हम लोग पीड़ा खारी बोलते हैं। तो ये सही है। एंटीहिस्टामिन अम्लता को कम करना, नहीं, एंटीहिस्टामिन अम्लता को कम करने वाले नहीं है। प्रशांतक तनाव को कम करना, ये भी सही है। प्रति अम्ल हाइपर एसिडिटी को कम करना, नहीं, प्रति अम्ल क्या है, हाइपर एसिडिटी को कम नहीं करता। तो इसमें उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, और 2 सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 युग्म, यानी कि सही आंसर इसका बी हो जाएगा। इसकी हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एंटीहिस्टामिन, ठीक है, हाइपर एसिडिटी को कम करता है। एंटीहिस्टामिन क्या करता है, हाइपर एसिडिटी को कम करता है, इसलिए युग्म 2 क्या है, सही सुमेलित नहीं है। युग्म 2 में क्या था, यहाँ पे एंटीहिस्टामिन था। जो एंटीहिस्टामिन क्या है, अम्लता को कम करता है बोल रहा है, लेकिन एंटीहिस्टामिन किसको दूर करता है, यहाँ पे देख सकते हैं एंटीहिस्टामिन एसिडिटी को कम करता है, ठीक है, यानी कि अम्ल को कम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है या अच्छा होने की संभावना को अभिप्रेरित कर चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्त देते हैं। ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। युग्म 3 क्या है, सही सुमेलित है। अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे अम्ल द्वारा किया जाता है। अतः युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है। युग्म 4 क्या है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीड़ा खारी, दर्द को बिना चेतना, चिंता, मानव संभरता, असमन्वय या पक्ष आघात अथवा तंत्रिका तंत्र में अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए कम अथवा समाप्त करते हैं। अतः युग्म 1 भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 1 और 3 सही युग्म हो गया, इसलिए इसका सही आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है, बी, जिसमें केवल 2 युग्म है। आगे हम देखते हैं 60 नंबर। एंथ्रेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंथ्रेक्स के संदर्भ में ट्रेपोनिमा पेलिडम जीवाणु के कारण होता है, नहीं, ट्रेपोनिमा नहीं है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, विषाणु या कवक, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। होने वाला एक दुर्लभ संक्रामक रोग है, तो ये नहीं है। ये आमतौर पर बीजाणु के रूप में फैलता है, ये सही है, बीजाणु के रूप में फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी को माप कर इसका पता लगाया जा सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें एंटीबॉडी को माप कर, ठीक है, विशिष्ट एंटीबॉडी को माप कर इसका पता लगाया जा सकता है। तो 2 और 3 इसका क्या हो गया, सही हो गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 60 का हम व्याख्या देख सकते हैं। एंथ्रेक्स एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है या विश्व भर में जंगली और घरेलू खुर वाले जानवरों, विशेष रूप से मवेशी, भेड़, बकरी, ऊँट और मृग में स्वाभाविक रूप से होता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह आमतौर पर बीजाणु के रूप में फैलता है। बैक्टीरिया भोजन की आपूर्ति नहीं होने पर सुप्त रूप बीजाणु में बदल जाते हैं। बेहतर स्थिति मौजूद होने पर यह बीजाणु वर्ष
सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं, जैसा कि मानव शरीर में होता है। अतः कथन 2 सही है। संक्रमित व्यक्तियों के रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी को मापकर इसकी पता लगाया जा सकता है, इसलिए कथन 3 क्या है, सही है। ये देख लीजिए, एंथ्रेक्स का पता तब लगता है जब प्रयोगशाला में रक्त, त्वचा के घावों या शोषण स्राव में बेसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये सब आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस PDF से ऐसे ही जिसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसी PDF दिया जाएगा, अलग PDF नहीं दिया जाएगा। तो आप ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 61 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मैक्सिकन किस्मों के गेहूं की शुरुआत माध्यम में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो क्या है, भारत में मैक्सिकन किस्मों की, तो ये सही है, ठीक है। भारत में मैक्सिकन किस्मों की गेहूं की शुरुआत माध्यम में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग को क्रॉप कैपेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और लैंड टू लैब की अवधारणा के विकास का श्रेय दिया जाता है। नहीं, नॉर्मन बोरलिंग को नहीं दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार इसमें क्या है, केवल एक इसका सही हो गया, A नंबर। तो इसमें ठीक है, नॉर्मन बोरलिंग को नहीं, किसको श्रेय दिया जाता है, यह हम व्याख्या में देखते हैं 61 का। तो फर्स्ट नंबर क्या है, क्रॉप कैपेटेरिया की अवधारणा के विकास फसल निर्धारण तथा आनुवंशिक रूप से उपजाऊ फसल और गुणवत्ता के सुधार के लिए भी जाना जाता है। वह लैब टू लैंड, खाद्य सुरक्षा और कई अन्य पर्यावरण कार्यक्रमों के सर्वजग भी दिया था। कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। कथन 2 में देख लीजिए, क्रॉप कैपेटेरिया होना चाहिए था, यहाँ पे दिया हुआ तो क्या है, नॉर्मन बोरलॉग दिया था, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग नहीं होना चाहिए, क्रॉप कैपेटेरिया, ठीक है। क्या होना चाहिए था, क्रॉप कैपेटेरिया। तो कथन 2 क्या हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहभागिता की, जो भारत में मैक्सिकन किस्म की गेहूं की शुरुआत के माध्यम से हरित क्रांति में परिणत हुई। अतः कथन 1 सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्वामीनाथन जो थे वो क्या है, नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहभागिता की, जो भारत के मैक्सिकन किस्म की गेहूं है, इसलिए कथन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। बाकी आप ये सारा पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं 62। लिग्यूमिनस पादपों में ग्रंथि का निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजनेज अमोनिया को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। नाइट्रोजनेज अमोनिया को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। लेगमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अपमार्जक है, ये सही है, ठीक है। लेगमोग, जैसे हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, लेने में सहायता करता है, उसी प्रकार क्या है, लेगमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अपमार्जक है। तो ये कथन 2 क्या है, सही है, ठीक है। 62 का व्याख्या देख सकते हैं हम लोग। ग्रंथि का निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार है, राइजोबियो बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचित और मूलरोम कोशिका से जुड़ जाते हैं। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजनस एंजाइम एवं इन ग्रंथि बोलने से ग्रंथि निर्माण के मुख्य चरण, राइबोजियम बहुग्रंथि, ठीक है। फलीदार लिग्यूमनस पादपों के ग्रंथिया में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उसकी ग्रंथिया में क्या होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम एवं लेग हेमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संघटक विद्यमान होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजनेज एक मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अमोनिया के रूपांतरण
को उत्प्रेरित करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 क्या है? सही नहीं है। इन एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन अपमर्जक होता है जिसे लेग मोग्लोबिन कहते हैं, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार क्या है? कथन 2 सही हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 63। ये रहा 63। मानव शरीर में पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलाशय बड़ी आंत का भाग है। मलाशय बड़ी आंत का भाग है, एकदम सही है, ठीक है। आमाशय की भीतरी परत सस्लेमा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्राव करती है, ये भी सही है। आमाशय की जो भीतरी परत है वो क्या करता है? सस्लेमा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्राव करता है। इलियम छोटी आंत का पहला भाग है। इलियम छोटी आंत का पहला भाग नहीं है। इलियम क्या है? छोटी आंत का पहला भाग नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हो गया। कथन 1 और 2, तो इसका ए नंबर इसका सही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या। तो बृहत्तंत्र क्षुद्रांत से चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर होती है। इसका कार्य अपचित खाद्य सामग्री से जल और कुछ लवणों को अवशोषित करना होता है। शेष अपशिष्ट मलाशय में चला जाता है। शेष अपशिष्ट क्या होता है? मलाशय में चला जाता है और वहाँ अर्ध ठोस अपशिष्ट के रूप में रहता है। समय समय पर मलद्वार से इस अपशिष्ट को बाहर कर दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं, अतः कथन 1 सही है। आमाशय का आंतरिक स्तर सस्लेमा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, इसलिए कथन 2 भी क्या है? सही है। ग्रहणी छोटी अंत का पहला भाग होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या है? ग्रहणी जो होता है छोटी अंत का पहले भाग होता है। पहला भाग कौन सा होता है? छोटी अंत का ग्रहणी होता है, इसलिए कथन 3 क्या हो गया? गलत हो गया। कथन 3 क्या हो गया? हम लोग का गलत हो गया। कथन 3 में इलिमाय दिया था, लेकिन इलिमाय क्या होता है? छोटी अंत का पहला भाग नहीं होता है, ये क्या होता है? ग्रहणी होता है, ठीक है। ग्रहणी जो होता है छोटी अंत का पहले भाग होता है। इस प्रकार कथन 3 गलत हो गया। तो हम लोग का कथन 1 और 2 सही हो गया, कथन 3 गलत। अब हम देखते हैं 64 नंबर। पौधों में विभिन्न परिवहन तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण विसरण में पदार्थ एक बढ़ती हुई सांद्रता प्रवणता की ओर बढ़ती है। साधारण विसरण में क्या होता है? साधारण विसरण में पदार्थ एक बढ़ती हुई सांद्रता प्रवणता की ओर बढ़ती है, नहीं, साधारण विसरण में ये नहीं बढ़ता है। सुसाध्य विसरण के लिए विशेष प्रोटीन झिल्ली की आवश्यकता होता है। तो सुसाध्य विसरण के लिए क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की क्या होता है? झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं, कथन 2 क्या है? सही हो गया। कथन 3 सक्रिय परिवहन हेतु आवाजाही के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्या है? जरूरी है। क्या है? सक्रिय परिवहन के लिए क्या होता है? उसके आने जाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कथन 3 सही हो गया। कथन 2 और 3 सही है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं 64 की। साधारण विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। ये कौन सा देख रहे हैं हम? 64, ठीक है। क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, एक घटी हुई सांद्रता प्रवणता, अतः कथन 1 सही नहीं है। आगे हम देखें, सुसाध्य विसरण के पदार्थों को झिल्ली की आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है और इसमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता, अतः कथन 2 सही है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है, अतः कथन 3 सही है। कथन 3 सही हो गया। हम आप देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के फसल का रेड रोट रोग एक जीवाणु के कारण होता है। रेड रोट रोग एक जीवाणु के कारण होता है, नहीं, ये क्या होता है? जीवाणु के कारण नहीं होता है, विषाणु के कारण होता है। चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बोलवर्म को आकर्षित नहीं करती। चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बोलवर्म को आकर्षित नहीं करती, तो ये सही है। जो चिकनी पत्ती वाली तथा नेक्टर विहीन कपास होता है वो क्या करता है? बोलवर्म को आकर्षित नहीं करता। इस प्रकार इसमें क्या हो गया? कथन 2 सही हो गया, तो केवल और केवल
बी नंबर। इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं, कितना नंबर 65 ना, 65 की हम व्याख्या देख सकते हैं। तो ये रहा 65। तो ये देख लीजिए, कवक द्वारा उत्पन्न होता है। पोषी पादपों में प्रतिरोधकता उसकी रोग जनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के आनुवंशिक ढांचे द्वारा किया जाता है। कवकों द्वारा उत्पन्न, तो ये क्या होता है, कवक द्वारा होता है, ठीक है, जीवाणु द्वारा नहीं होता है। कवक जीवाणु तथा विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग है। तो ये क्या होता है, कुछ रोगों का उदाहरण जैसे गेहूं का भूरा कीट, गन्ने का रेड रोट रोग तथा आलू पछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। क्रूसीफर का ब्लैक रोट तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, तंबाकू, मोजेब, सलजम, मोजेक आदि। अतः कथन एक सही नहीं है। तो कथन एक क्या है, सही नहीं है। कथन एक में क्या बोला गया है, गन्ने की फसल का जो रेड रोट रोग है वो क्या है, जीवाणु के कारण होता है, एक जीवाणु के कारण होता है। तो ये क्या हो गया, सही नहीं है। आगे हम देख सकते हैं, चिकनी पत्तियों, देख लीजिए, जो क्या है, फसल है कपास की चिकनी पत्तियों वाली तथा नेटर विहीन कपास की किस्में बोलवर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। बोलवर्म को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, ठीक है। तो ये कथन दो क्या हो गया, सही हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 66। हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक वाहन के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के निम्नलिखित में कौन सा, कोई टेप लाइन उत्सर्जन नहीं करता, एकदम सही है। इसमें क्या है, कोई टेप लाइन उत्सर्जित नहीं करता है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में इसमें फिर से ईंधन भरने की काफ़ी कम समय लगता है। इसमें ईंधन भरने की समय जो है काफ़ी कम लगता है, लेकिन बैटरी वाला को चार्ज होने में ज़्यादा समय लगता है। तो कथन दो भी क्या है, सही है। या बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक कुशल है, अधिक कुशल नहीं है। बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक कुशल, क्योंकि अधिक कुशल नहीं है। या गैसोलीन को कम ज्वलनशील करता है, तो इससे क्या होता है, जो गैस से होता है तो इससे क्या होता है, जलने की भी संभावना होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों कथन गलत है। एक और दो क्या है, सही है। तो ये देख लीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो एक और दो सही है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा, एक और दो। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या है, एक रासायनिक उपकरण है, विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। HFC संचालित वाहनों के लाभ, वे कोई टेप लाइन उत्सर्जन यानी कि गैसीय और कण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता। ये किसी प्रकार का गैसीय और कण प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, केवल जलवाष्प एवं गर्म हवा का उत्सर्जन करता है, जलवाष्प और गर्म हवा उत्सर्जन करता है। इसलिए क्या है, पहला कथन हम लोग का सही हो जाएगा। ईंधन भरने में लगने वाले समय के मामले में हाइड्रोजन ईंधन वाले ईंधन इलेक्ट्रिक वाहन को बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में लाभ होता है। तो क्या होता है, लाभ होता है यानी जल्दी होता है। तो ये देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं, संचालित HCF संचालित वाहनों के नुकसान। इसका क्या क्या नुकसान है, इसमें देख, हाइड्रोजन मूल रूप से जोखिमपूर्ण गैस है या लीक होने की प्रति संवेदनशील होते हैं तथा गैसोलीन की तुलना में 10 गुना अधिक ज्वलनशील है। गैसोलीन की तुलना में क्या है, 10 गुना अधिक ज्वलनशील है, इसलिए इसमें खतरा रहता है। हाइड्रोजन कारें गैसोलीन से चलने वाली कारों की तुलना में अधिक कुशल हो सकती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कारों की दक्षता से मेल नहीं खाती। यूके के परिवहन और पर्यावरण अनुसंधान समूह के अनुसार संपूर्ण श्रृंखला के साथ दक्षता उपयोग करने के योग्य ऊर्जा उत्पन्न करना, फिर इसके द्वारा कार को गति मिलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कारें कितना % है, ये कितना। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो क्या है, विकल्प ए सही है। हम 67 देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये सही है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे शराब वगैरह, ठीक है, गन्ना से एल्कोहल, चावल से एल्कोहल बनाने में भी क्या किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है। ईस्ट से उत्पादित एस्टेटिन का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। ईस्ट से जो उत्पादित एस्टेटिन होता है उसका उपयोग रक्त का कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन 2 सही है। कथन 3 क्या है, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में उपयोग किया जाने वाला साइक्लोएस्पोरिन ए कवक द्वारा निर्मित होता है। तो ये भी सही है। क्या है, साइक्लोएस्पोरिन ए कवक द्वारा निर्मित किया जाता है अंग प्रत्यारोपण रोगियों की प्रतिरक्षा के लिए। तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए डी नंबर 1, 2 और 3 67। इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं। यह है हम लोग का 66। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। अन्य जब सक्रिय अणु साइक्लोएस्पोरिन ए है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पर्म नामक कवक से किया जाता है। मोनोएस्कॉम परप्यूरस ईस्ट से उत्पन्न इस एस्टेनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, इसलिए कथन 2 और 3 जो है दोनों सही है। तो इस प्रकार इसमें सभी सही है। आगे बढ़ते हैं हम 68 नंबर। मैकेरेल कॉमन कार्प और पामफ्रेट किसके प्रकार है। तो मैकेरेल कॉमन कार्प और पामफ्रेट किसके प्रकार है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मछली से। किससे, मछली से। 68 हम लोग देख सकते हैं व्याख्या, ये रहा मत्स्य पालन का एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण, उन्हें बेचने से है। तो ये हम देख सकते हैं। कुछ मछलियों जैसे कतला, रोहू और कॉमन कार्प सामान्यतः अम्लनीय जल में पाई जाती है। कुछ समुद्री मछलियाँ जैसे हिल्सा, सरडान, मैकेरेल और पामफ्रेट आदि भी खाने में उपयोग की जाती है। अतः विकल्प डी से है। विकल्प डी क्या है, सही है। अब आगे हम देखते हैं 69। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा करता है। तो फेनी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा साझा करता है। उसी प्रकार खोवाई नदी भी है, दूध कुमार ये भी है, लेकिन मयूरक्षी नदी जो है वो क्या है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में बहता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, केवल 3 नंबर जो मयूरक्षी है वो क्या है, भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 1 फेनी और 2 खोवाई, 4 दूध कुमार, ये तीनों क्या है, बांग्लादेश और भारत की सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 69। ठीक है, 69 का हम देख सकते हैं। फेनी नदी भारत बांग्लादेश सीमा से होकर बहती है। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलकर भारत के सबरूस शहर से गुजरते हैं और बांग्लादेश से होते हुए या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। देख सकते हैं ये त्रिपुरा से निकलकर ये क्या होता है, सबरूस शहर से होते हुए फिर गुजरते हुए क्या होता है, बांग्लादेश से होते हुए फिर बांग्लादेश में गिर जाता है। तो इस प्रकार फेनी नदी साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहने वाली नदियाँ, बांग्लादेश में 300 से अधिक नदियाँ बहती है, जिनमें से 57 सीमा पर नदियाँ है। 57 क्या है, सीमा पर नदियाँ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका गंगा, तिस्ता, मनु, मुहुरी, खुवाई, खुमटी, धरला, दूध कुमार, कुशियारा और फेनी भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदियाँ है। ये सब क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहने वाला सीमा साझा करने वाली नदियाँ है। और मयूरक्षी नदी यहाँ पे देख सकते हैं, मयूरक्षी नदी झारखंड की त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और यह भारत में झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों से होकर बहती है। तो इस प्रकार ये जो है मयूरक्षी भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नहीं करता है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 70। पादप वर्णक और
क्रोमेटोग्राम पर वर्णक रंग। क्लोरोफिल ए पीला हरा, नहीं, क्लोरोफिल में पीला हरा नहीं होता है, ठीक है, नीला होता है। क्लोरोफिल बी नीला हरा, इसमें भी नहीं होता है। जेंथोफिल्स पीला, ये सही है। कैरोटीनॉयड पीला नारंगी, ये सही है। तो इसमें क्या है, केवल दो युग्म सही है, 3 और 4, ठीक है। 70 नंबर 3 और 4 हम देख सकते हैं। 70 नंबर ये रहा, ये देख सकते हैं। क्रोमेटोग्राम पर प्रत्येक वर्णक का रंग इस प्रकार वर्णित होता है। क्लोरोफिल ए चमकीला और नीला होता है, इसलिए युग्म एक सही नहीं है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए में क्या होता है, चमकीला और नीला होता है। क्लोरोफिल में पीला और हरा होता है, इसलिए कथन 2 सही सुमेलित नहीं है। जैकोफिल पीला होता है, इसलिए युग्म 3 सही है। कैरोटीनॉयड पीला नारंगी, इसलिए युग्म 4 भी सही है। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 71 पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्क्लेरन कैमा जटिल अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है, नहीं, जटिल अस्थायी नहीं होता है, यहाँ पे सरल अस्थायी ऊतक का होता है स्क्लेरन कैमा, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। जाइलम केवल ट्रिकिड वाहिनी चालिनी नलिका और सह कोशिका से मिलकर बना होता है, नहीं, केवल क्या होता है, ट्रिकिड यानी कि वाहिनिका से नहीं बना होता, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। 71 ये देख सकते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम, यहाँ देख सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है। स्क्लेरन कैमा या सरल अस्थायी ऊतक होता है, इसलिए कथन 1 क्या है, गलत है। सरल अस्थायी ऊतक का होता है स्क्लेरन कैमा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जाइलम ट्रिकिड्स यानी कि वहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे ट्रिकिड्स वहिका, यहाँ पे वहिका छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया हम लोग का, दोनों सही नहीं है। आगे देखते हैं 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त में हिस्टामिन का एक उच्च स्तर एलर्जी को कम कर सकता है, नहीं, रक्त में हिस्टामिन का एक उच्च स्तर क्या है, एलर्जी को कम नहीं कर सकता है, इसलिए कथन गलत है। कोलेस्ट्रॉम के प्रचुर मात्रा में IgA का प्रकार के एंटीबॉडी होती है, तो ये सही है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम में प्रचुर मात्रा में IgA प्रकार की एंटीबॉडी होती है, तो कथन 2 सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं हम 72 की। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है, ठीक है। अतिरंजक अनुक्रिया जो क्या होता है, अतिरंजक अनुक्रिया होता है, वो क्या होता है, एलर्जी कहलाता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। एलर्जी क्या होता है, मास्ट कोशिका से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने से होता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये रहा, दुग्ध स्राव के प्रारंभिक दिनों में मां द्वारा स्रावित पीले तरल कोलेस्ट्रॉम में जब परपोषी प्रतिजनों या एंटीजन का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज की प्रचुरता होती है, अतः कथन 2 सही है। कथन 2 क्या हो गया, सही है। बाकी ये सब आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु और मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोशिका प्रोटीन SCP है, तो ये सही है, ठीक है। पशु और मानव जो पोषण के लिए क्या है, प्रोटीन एक वैकल्पिक स्रोत में से एकल कोशिका की ये है, कोशिका प्रोटीन है, तो ये सही है। प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए एस्पिरुलिना जैसे शैवाल को वाहित मल पर आसानी से उगाया जा सकता है। तो प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए क्या है, एस्पिरुलिना जैसे शैवाल को वाहित मल पर आसानी से उगाया जा सकता है, तो ये क्या है, सही है 2 नंबर। तो दोनों कथन सही। तो यहाँ पे उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है बोल रहा है, कौन से सही
नहीं है, तो दोनों सही है। तो इस प्रकार कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो दोनों तो सही है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। दोनों सही है और यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। 73 इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक एकल कोशिका प्रोटीन SCP है अतः कथन, ये आप देख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये आलू संसाधन संयंत्र, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा जो घास फूस ये सबको उगाया जा सकता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। सामरिक शास्त्र सीमावर्ता 1, सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि 1, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य उपयुक्त में से कितनी संधि या संधिया पर हस्ताक्षर हुए, कौन कौन सा पे हुआ था। तो ये देख सकते हैं सामरिक शास्त्र सीमावर्ता 1, ये जो है 1969 में रूस और अमेरिका के बीच में हुआ था। उसके बाद सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि 1, ये 1991 में क्या है, रूस और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसलिए क्या है, कथन 1 और 2 जो है सही है और 3 और 4 क्या है, सही नहीं है। तो इस प्रकार इसका केवल 2 संधियाँ, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम कितना नंबर देखें, ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं 74। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रहा है, इसलिए यहीं तक देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी हम लोग देखते हैं व्याख्या, उसके बाद इसको लास्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सामरिक शास्त्र सीमावर्ता 1, ये जो है 1969 में हुआ था, ठीक है। शुरू दोनों पक्ष में रूस और ये के अमेरिका बीच में, ये देख सकते हैं। उसके बाद सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि 1, ये 1991 में हुआ था, ये भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और इसकी PDF यहाँ पे जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।